बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान खान है और वेलकम करते हैं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में हमें इतनी पुरस्कार चीज़ें मिल चुकी है और मिलती रहती हैं कि जिनके बारे में हमें मालूमात नहीं होती, वो हमारे लिए पुरस्कार बन जाती है। और अगर स्पेस साइंस में हम पुरस्कार चीज़ों की बात करें तो उसमें एक ब्लैक होल भी है और इसकी पुरस्कारियत का अंदाज़ा आपको इस वीडियो में आगे चलकर लग जाएगा। और इसकी वजह यह है कि इसके बारे में ज़्यादा मालूमात हमें अब तक नहीं है, क्योंकि ब्लैक होल बहुत ख़तरनाक है और अपने करीब आने वाले किसी भी चीज़ को बहुत तेज़ी से अपनी तरफ खींचते हैं। ये नज़र भी नहीं आते, बस ऐसा लगता है कि एक काला सा धब्बा है। लेकिन जब इस ब्लैक चीज़ की तरफ कोई भी चीज़ बढ़ती है तो वहाँ जाकर वो गायब हो जाती है और पता ही नहीं लगता कि वो चीज़ गई तो गई कहाँ। अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो, प्लेनेट हो या स्टार, लेकिन अगर ये ब्लैक होल की तरफ गया तो इसका वापस आना नामुमकिन है। 18वीं 19वीं सदी में साइंसदानों को भी ये बात मालूम नहीं थी कि स्पेस में कोई ऐसी चीज़ भी मौजूद है कि जिन्हें हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। तो फिर आखिर कैसे साइंसदानों के ख्याल में ये बात आई कि स्पेस में कोई ब्लैक होल नाम की चीज़ भी मौजूद है? ऐसा कौन सी मखलूक ने आकर बताया कि ऐसी चीज़ें भी स्पेस में मौजूद है, हालांकि साइंसदानों ने उसे देखा भी नहीं था? तो आपको बता दूं कि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि साइंसदान सोचते हैं और किसी चीज़ को सोचने के बाद उसके बारे में सवालात खड़े करते हैं, कैसा हो सकता है या नहीं, और उन सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करते हैं, उन पर तजुर्बात करते हैं और फिर उस हकीकत तक पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा पहला कौन सा साइंटिस्ट था कि जिसके मन में ये सवाल आया कि ब्लैक होल नाम की चीज़ भी स्पेस में मौजूद है? ये क्रेडिट कौन से साइंसदान को जाता है? तो इसके बारे में आपका जहन यही कहेगा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ही वो पहला बंदा था कि जिसने ब्लैक होल की थ्योरी दी, यानी ब्लैक होल के बारे में बताया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये आइंस्टाइन नहीं बल्कि जॉन मिचेल नाम का एक फिलोसोफर था। इस फिलोसोफर ने 1783 में ब्लैक होल का ख्याल दिया था। इसने पहली बार ये ख्याल की कि हमारे यूनिवर्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कि उनकी एस्केप वेलोसिटी रोशनी की स्पीड से भी ज़्यादा होगी और इस वजह से वो रोशनी को भी वापस जाने नहीं देते होंगे। अब आप पूछेंगे कि यार एस्केप वेलोसिटी क्या भला है? अगर आप एक बाल को ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो बाल जैसे जैसे ऊपर जाने लगती है उसकी स्पीड कम होने लगती है और कम होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्कुल रुक जाती है और वापस ज़मीन की तरफ आती है, क्योंकि ज़मीन की ग्रेविटी यानी कशिश उसको अपनी तरफ एक ताकत से खींचती है। लेकिन आप अगर इस बॉल को इतनी स्पीड से ऊपर फेंकें, इस बॉल को ज़मीन से ऊपर जाने की स्पीड 11 किलोमीटर पर सेकंड रहे, मतलब एक सेकंड में वो 11 किलोमीटर का फासला पार करने लगे और इसी स्पीड से वो चलती रहे, तो वो वापस ज़मीन की तरफ कभी नहीं आएगी बल्कि ज़मीन को छोड़ देगी, क्योंकि ज़मीन से बाहर निकलने के लिए किसी भी चीज़ को 11 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार चाहिए, तभी ये ज़मीन से बाहर निकल सकती है, वरना ज़मीन की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो ज़मीन को छोड़ने के लिए 11 किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पीड चाहिए, इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब ये तो एक सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड है और कायनात में सबसे तेज़ रफ्तार है रोशनी की, यानी लाइट की। इसकी रफ्तार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप एक टॉर्च को एक बार ऑन करें तो आपके बटन दबाते ही जो रोशनी इस टॉर्च से निकली, अब अगर ये रोशनी ज़मीन का गोल गोल चक्कर काटने लगे तो सिर्फ एक सेकंड में ही 7.5 बार ज़मीन से घूम चुकी होगी। अब जॉन मिचेल ने सोचा कि हो सकता है कायनात में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हो जिसके एस्केप वेलोसिटी रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा हो, यानी उनके खींचने की ताकत इतनी ज़्यादा हो कि अगर रोशनी भी उनकी तरफ जाए तो रोशनी भी वहाँ के एस्केप वेलोसिटी के हिसाब से कमज़ोर हो जाए और इस वजह से ये होगा कि रोशनी वापस ही नहीं आएगी, यानी रोशनी को वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स मौजूद है कि जिनके एस्केप वेलोसिटी रोशनी से भी ज़्यादा हो तो फिर वो हमें नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हर चीज़ हमें नज़र तब आती है कि जब उन पर रोशनी पड़ती है, तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और रिफ्लेक्ट रोशनी जब हमारे आंखों पर पड़ती है तो वो चीज़ हमें नज़र आती है। लेकिन जब एक चीज़ रोशनी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी तो वो हमें नज़र कैसे आएगी? अब जॉन मिचेल को ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ें होंगी। उसने ख्याल जाहिर किया था कि हो सकता है ये स्टार्स की एक किस्म हो। उस स्टार्स को उसने ब्लैक स्टार्स का नाम दिया। अब इस डार्क स्टार्स के ख्याल पर साइंसदानों ने काम शुरू किया और फिर आइंस्टाइन वो पहला साइंटिस्ट था कि जिसने इस थ्योरी पर अच्छे तरीके से काम शुरू किया और 1916 में आइंस्टाइन ने पहली बार ये प्रेडिक्शंस दी। उसने फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक ये जाना कि हाँ ऐसे ऑब्जेक्ट्स कायनात में मुमकिन है और फिर आइंस्टाइन ही ने कई सालों बाद 1939 में इस थ्योरी को फिजिक्स के उसूलों के मुताबिक
बाकायदा साबित भी किया। लेकिन फिजिक्स में बताने के बावजूद भी हमने इसको स्पेस में नहीं देखा था। लेकिन फिर 1974 में पहली बार दो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर्स ने रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में एक जगह को फाइंड किया कि हमें गैलेक्सी के इस जगह पर एक ब्लैक सा धब्बा यानी एक ब्लैक डॉट दिखाई दिया। और इस ब्लैक डॉट पर उनका ये शक था कि ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का मेन ब्लैक होल है। आपको बता दूं कि हर गैलेक्सी के बीच में एक बड़ा ब्लैक होल होता है जिसे गैलेक्सी का सेंटर ब्लैक होल भी कहते हैं। लेकिन तब भी ये ब्लैक होल कैप्चर नहीं हुआ था। लेकिन ये बात कंफर्म जरूर हो गई थी कि ब्लैक होल वाकई में मौजूद है। और बिलाखिर कुछ साल पहले साइंसदान इस काबिल हो गए कि एक ब्लैक होल की तस्वीर भी ले ली। और ये तस्वीर दूर नहीं बल्कि 2019 में ही ली गई थी। ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं ये ब्लैक होल की एक ओरिजिनल तस्वीर है। अब आप पूछेंगे कि यार मैंने तो कहा था कि ये रोशनी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, तो ये तस्वीर पर कैसे बनी? तो जैसा मैंने बताया कि ये ब्लैक होल्स इतने खतरनाक है कि यार इस ब्लैक होल की तरफ जाने लगते हैं हमें बीच का नहीं पता होता कि बीच में क्या है। इन साइडों पर जो रोशनी गायब होने लगती है उस गायब होती हुई रोशनी की वजह से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर कुछ तो मौजूद है। अब जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी कुछ ऐसी ही तस्वीर है। अब चलिए ये बात तो 100% कंफर्म हो गई कि ब्लैक होल्स मौजूद हैं। हमने तस्वीर भी देख ली और हम बहुत सारे ब्लैक होल्स को नोट भी कर पाए हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि यार क्या खतरनाक है इन ब्लैक होल्स में? ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टार्स को कहा जाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा सूरज भी तो एक स्टार ही है और हमारी कायनात में बहुत सारे ब्लैक होल्स हैं। अब अगर इनमें से कोई एक भी ब्लैक होल हमारे सूरज के करीब आ गया तो वो ब्लैक होल हमारे सूरज को इन सारे प्लैनेट्स के साथ खा जाएगा, क्योंकि हमारे सूरज से भी कई लाइट ईयर की दूरी पर कुछ ब्लैक होल्स मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।